Students, in today's lecture, I'm going to explain to you composition of culture media. ये एक्चुअली लास्ट लेक्चर की continuation है. जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कल्चर मीडिया एंड इट्स टाइप, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया. कंपोजिशन का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स. इन सिंपल लैंग्वेज कंपोजिशन मतलब वो इंग्रेडिएंट्स अत मज कम कम चीज़ तिमन क्या क्या इंपॉर्टेंस कौन कौन सी चीज़ें आप कल्चर मीडिया में ऐड करते हो और उन चीज़ों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कल्चर मीडिया का होता है दैट इज़ पेप्टोन. पेप्टोन जो होता है स्टूडेंट्स, इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन. जितनी भी कार्बन डिमांड बैक्टीरिया की होती है वो सारा पूरा करता है आपका पेप्टोन. इट सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. जितना भी नाइट्रोजन की डिमांड बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है दैट इज सप्लाइड ड्यू टू द पेप्टोन. It also serves as a source of phosphorus, and it is a very good source of protein and many other energy sources. जितने भी एनर्जी सोर्सेज बाकी छोटे छोटे एनर्जी सोर्सेज है वो सब पेप्टोन से आते हैं. आपने देखा होगा जब मैंने आपको बेसिक मीडिया पढ़ाया उस दिन भी मैंने आपको बताया कि पेप्टोन पहला इंग्रेडिएंट था. पेप्टोन जो होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट most essential ingredient of the culture media though, because it provides these kind of sources for the bacterial growth. ये पेप्टोन जो होता है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली कैसे बनता है, ये आप कैसे प्रिपेयर करते हैं. इधर पार्शियल डाइजेशन की जाती है. पार्शियल डाइजेशन किया जाता है मीट का, सोया मील्स का. सोया मील्स जैसे वो आपके होते हैं ना सोयाबीन वगैरह, सोया मील्स की डाइजेशन की जाती है, पार्शियल डाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, पैप्सिन, इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में आप पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं मीट को, सोया मील्स को, और तब जाके आपको मिलता है पेप्टोन. पेप्टोन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो आपको सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंड एज अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो आप जनरली कल्चर मीडिया में देखते हैं वो होता है मीट एक्सट्रैक्ट और बीफ एक्सट्रैक्ट. जनरली परसों भी मैंने आपको जब पढ़ाया तब आपको मैंने कहा कि मीट एक्सट्रैक्ट इज़ अनदर सोर्स. मीट एक्सट्रैक्ट जो होता है इट इज़, ये भी बहुत सारी एनर्जी सोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, और सबसे कॉमन एनर्जी सोर्सेज जो ये प्रोवाइड करता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या जितने भी आपकी बॉडी में मिनरल्स की, सॉरी, बैक्टीरिया की बॉडी में मिनरल्स की ज़रूरत है, जितने भी बैक्टीरिया की बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत है, वो सब सप्लाई करता है मीट एक्सट्रैक्ट. और बहुत सारे वाइटामिन्स, मतलब छोटे छोटे से वाइटामिन्स, जैसे हमारे पास कुछ मतलब मेजर नहीं माइनर वाइटामिन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करता है आपका मीट एक्सट्रैक्ट. ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो मीट एक्सट्रैक्ट की है दैट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स. मीट का जो मेजर काम होता है वो यही होता है. और ये कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, सम ग्रोथ फैक्टर्स विच आर यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, वो भी प्रोवाइड करता है आपका मीट एक्सट्रैक्ट. थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज यीस्ट एक्सट्रैक्ट. यीस्ट एक्सट्रैक्ट में आप इतना याद रखेंगे कि यीस्ट एक्सट्रैक्ट इज़ द वेरी इसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटामिन्स. जितना भी वाइटामिन्स बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है दैट वाइटामिन इज़ ऑल प्रोवाइडेड बाय द यीस्ट. और वाइटामिन्स के अलावा ये आपको थोड़े बहुत ग्रोथ फैक्टर्स भी देता है, मगर मेजर काम जो इसका है वो इसका है कि ये वाइटामिन्स प्रोवाइड करता है. पर्टिकुलरली वाइटामिन B12, आपका वाइटामिन B2, वाइटामिन B1, B6, सॉरी, वाइटामिन B2. These are the common vitamins which are generally, used for the growth and development of bacteria, and these all vitamins are provided by the yeast extract. जितना भी vitamin bacterial growth के लिए important है वो सभी provide होता है because of yeast extract. I hope it's getting clear to you. Okay, उसके बाद another important ingredient in bacterial this culture media is sodium chloride.
Sodium chloride, students, it act to maintain the osmotic balance. इसका कभी मैनी अ टाइम्स वाइवा में आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, और ये कौन सा सोडियम क्लोराइड है? ये वही सोडियम क्लोराइड है जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है, मगर आपके घरों में जो इस्तेमाल होता है उसमें आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है और इसमें आयोडीन की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ प्योर क्रूड फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड. सो सोडियम क्लोराइड का मेजर काम है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस. For many of the students who don't understand what is osmotic balance का मतलब होता है सेल के अंदर का जो पानी है वो अंदर ही रहे और जो बाहर environment का पानी है वो अंदर ना जाए, जिसकी वजह से osmotic balance maintain रहती है. और सोडियम क्लोराइड का addition into the culture media is that it provides the osmotic balance by not allowing the internal water to come out, neither does it allow the external quantity of water to go inside. Next important is buffer. बफर है स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री में आपने ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा बफर. यहाँ पर बफर का मतलब है टू मेंटेन द पीएच. कभी कभी मैंने आपको पहले भी बताया बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए कल्चर मीडिया में आपको पीएच को न्यूट्रल बेस पे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ द पीएच गेट्स इंक्रीज योर बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो, एंड इफ़ द पीएच गेट्स इंक्रीज स्टिल योर बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो. सो यू नीड टू मेंटेन द पीएच. सो अब अगर बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए या नहीं बन पाए, इम्बैलेंस हो जाए आपके पीएच की, तो आप क्या करते हैं, आप बफर्स को ऐड करते हैं और बफर की वजह से पीएच को मेंटेन कर देते हैं. इन केस ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो आपका पीएच उसकी वजह से, बफर की एडिशन की वजह से मेंटेन रहता है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आर इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इंग्रेडिएंट्स से आपकी इंपॉर्टेंस ये है कि इनकी वजह से कलर चेंज हो जाता है और आप डिफरेंट कैरेक्टर्स और बैक्टीरिया पढ़ सकते हैं. अगर आपको याद होगा, मैंने परसों आपको बोला मैकॉम की अगार इज एन इंडिकेटर मीडिया. वाई? बिकॉज इट चेंजेस इट्स कलर व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज ओवर इट. मैंने आपको बताया जो लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया थे वो पिंक कलर की कॉलोनीज देते थे, और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग थे वो कलरलेस कॉलोनीज देते थे. ये वो कलर चेंज कैसे करते थे? बिकॉज ऑफ इंडिकेटर मीडिया. क्योंकि इसके अंदर एक इंडिकेटर आपने डाला था, दैट इज कॉल्ड एज मिथाइल रेड था इंडिकेटर. और बाकी मीडियाज में जैसे आप देखेंगे ब्रोमोसेल पर्पल. दीज आर सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दी. हम इंडिकेटर उसे कहते हैं जिसका कलर चेंज हो जाए, और चेंज कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दीज काइंड ऑफ केमिकल्स. जब आप कल्चर मीडिया के अंदर इन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें एक कैरेक्टर ऐड हो जाता है कि वो अपना कलर चेंज करते हैं व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रोज ओवर देम. और ये हमें क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम उधर ही स्टडी कर पाते हैं कि इस इंसान को किस बैक्टीरिया का, क्या ये लैक्टोज फर्मेंटिंग है, क्या ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है. ओके. उसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, दे आर एडिटिव एनरिचमेंट्स. एडिटिव एनरिचमेंट्स जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था स्टूडेंट्स कि आप ऐड करते हैं कल्चर मीडिया के अंदर, बेसल मीडिया के अंदर आप ऐड करते हैं. जैसे आपने ऐड किया ब्लड, पर्टिकुलरली शीप ब्लड, आपने यूज़ किया सीरम, हॉर्स सीरम, आप यूज़ करते हैं एग, आप यूज़ करते हैं मिल्क एंड मैनी मोर थिंग्स. जब इन चीज़ों को एनरिचमेंट कहते हैं, एडिटिव एनरिचमेंट्स. जब भी आप कल्चर मीडिया में, बेसिक मीडिया में इनमें से किसी भी चीज़ को ऐड करें, दैट इज़ कॉल्ड एज एडिटिव एनरिचमेंट. और एडिटिव एनरिचमेंट आप क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू मीट अप टू द नीड्स ऑफ द बैक्टीरिया. किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया की नीड्स को मीट अप करने के लिए आप इन एडिटिव एजेंट्स का ऐड करते हैं. जैसे आपको बता दूं मैं, ब्लड अगार एक इम्पॉर्टेंट मीडिया होता है जिसमें आप शीप ब्लड ऐड करते हैं. और आपका जो स्टेप्टोकोकस होता है जो थ्रोट इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ब्लड अगार के अलावा किसी और मीडिया पे ग्रो ही नहीं होता. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एडिटिव मीडिया इज टू ब्रिंग अबाउट द स्पेशल नीड्स ऑफ बैक्टीरिया, टू ब्रिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस एंड ब्रिंग अबाउट द बेस्ट ग्रोथ इन द बैक्टीरिया. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आप यूज़ करते हैं वाटर का. वाटर का तो सभी को पता है वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है. सस्टेनेंस ऑफ लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. जहाँ पर भी आप लाइफ का तसव्वुर करें वहाँ पर पानी का तसव्वुर ना करें तो दैट इज़ इम्पॉसिबल. सो वाटर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स.
वाटर का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर यहाँ आपको चीज़ याद रखनी है, वेन एवर यू प्रिपेयर मीडिया, जब भी आप लैब्स के अंदर मीडिया को प्रिपेयर करें, यू नीड टू यूज़ डिस्टिल वाटर, क्योंकि स्टूडेंट्स डिस्टिल वाटर कंटेमिनेशन फ्री होता है। अगर आप टैप वाटर यूज़ करेंगे या मिनरल वाटर यूज़ करेंगे, उसमें हो सकता है देयर कैन बी द कंटेमिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, और अगर कंटेमिनेटेड वाटर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर योर दिस एक्सपेरिमेंट। सो इट्स बेटर वेन एवर यू प्रिपेयर कल्चर मीडिया, you must keep in your mind that you must carry the distilled water. This is the only thing that you need to know about the water. लास्ट एंड द foremost important ingredient is agar. शायद मैंने परसों भी आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी, इस वक्त फिर से बताऊंगी। अगार जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। इसका काम सॉलिडिफिकेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, आज फिर रिपीट करूंगी मेनी टाइम्स पे। आपके जो एग्जामिनर्स होते हैं, वाइवा पीपल होते हैं, दे जनरली कंफ्यूज यू बाय सेइंग कि क्या चाहिए इंपॉर्टेंस अगार, क्या करता है ये कल्चर मीडिया के लिए। आपको सिर्फ बोलना है इट इज़ अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, और इसका काम कुछ नहीं है। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू इसके पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और सॉलिडिफिकेशन की वजह से ही हम लोग इसको अपने नॉर्मल मीडिया में ऐड कर देते हैं। I hope students the topic is clear to you. If you have any queries, any doubts, you can ask me as I told you earlier. Thank you.